हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 19 लेके आया हूँ। आज मैं भारत का संविधान भाग 1 भारत संविधान पर एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार संविधान का जो पिछली बार पेपर आया था, तो बिल्कुल पैटर्न को चेंज करके लाया है। मैं उसी पैटर्न पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो पुराना पेपर है, पुराने टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वैसा नहीं पूछा जा रहा। आजकल बिल्कुल पैटर्न चेंज है, तो हम लोग उसी पैटर्न को चेंज पैटर्न पर अवलोकित होंगे यहाँ पर और देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप लोग बना पाते हो और कैसे बना पाते हो। तो चलिए एक एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। पहला, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की महान लक्ष्य को प्राप्त करना है। नीति निर्मित करते समय तथा कानून बनाते समय सरकार की नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है और नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ये इसमें से आपको कथन उसमें छांटना है। तो हम लोग एक एक चीज को अगर हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो पहला जो होता है ये गलत हो जाता है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, न कि 1935 से ग्रहण किया गया था। तो पहला तो गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांत को उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की महान लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम भारत के लोग भारत बहुत संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सब वाला प्रस्तावना है ना, उसी के प्रस्तावना में आपको यहाँ पर दिया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नीति निर्मित करते समय तथा कानून बनाते समय सरकार की नीति निर्देशक सिद्धांतों में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी अगर राज्य करोगे तो नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि हमने पहले ही बता दिया गया है कि आर्टिकल जो है 36 से आपने देखा होगा, उसी में पहले ही मना कर दिया गया आर्टिकल 37 में, कि आर्टिकल 37 में ये कह दिया गया भैया आप इसको किसी भी प्रयोजन से न्यायालय में नहीं ले जा सकते। मैंने चौथा तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के न्यायिक संरक्षण से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर 2 और 3 अर्थात यहाँ पर सी सही आएंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है कि निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध और कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो गांधी का अपने नीति निर्देशक सिद्धांत में बात किया जाए तो गांधीवादी विचारधारा ग्राम पंचायत, गांधी जी जोड़ देते थे। ये आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायत की बात कही गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया। यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 47 की बात किया जाए, आर्टिकल 47 में भी कहा गया कि नस्ली दवा, हथियार, ये सब पर प्रतिबंध लगाया, जो गांधीवादी विचारधारा है। और यहाँ पर आर्टिकल अगर बात कर लिया जाए 46 का, तो कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के कार्य करने की बात भी 46 में, आर्टिकल 46 में कहा गया है गांधीवादी विचारधारा के आधार पर। लेकिन ये 14 वर्ष वाला नहीं बताया गया अनिवार्य, ये गांधीवादी विचार। तो 1 3 4 अर्थात यहाँ का सी आंसर आपका आएगा, 1 3 4 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद से संबंधित कर्तव्य निभाता है। राष्ट्रपति के निधन के कारण पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष काल के लिए उसके पद से संबंधित उत्तरदायित्व निभाता है। राष्ट्रपति के निधन पर उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जहां तक बात है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। यदि राष्ट्रपति के पद उसकी मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद से संबंधित कर्तव्य निभाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निधन के कारण पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष
काल के लिए उसके पद से संबंधित उत्तरदायित्व निभाता है। ये वाला भी सही है कि राष्ट्रपति के निधन पर उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक का राष्ट्रपति के पर कार्य करता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव हो ही जाना चाहिए, ऐसा नियम बोला गया। माने 1, 2, 4 यहाँ पर जो तीसरे का जो आंसर डी अर्थात 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा, संसद में अविश्वास मत से संबंधित कथनों पर विचार करें। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से कम 6 मास का अंतर होना चाहिए। संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इसे कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो मैं पहले बता दूं, मंत्रिमंडल अगर मंत्रिमंडल अविश्वास प्रस्ताव वह होता है कि जो भी मंत्रिमंडल जो भी सरकार काम करती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद में जो उसको पेश करना होता है अपना विश्वास मत। तो जब विश्वास मत में नहीं रहता कोई भी मंत्रिमंडल तो उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, इसी को अविश्वास मत कहते हैं। तो पहला जो है, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव को उल्लेख नहीं, तो बिल्कुल सही है। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है आर्टिकल 118 में है कि हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। तो ये जो सदन लोकसभा की प्रक्रिया और राज्यसभा या लोकसभा अपने जो नियम बलिए ये बना सकते हैं, तो ये नियम के तहत है। और लोकसभा का ही बोला जाए तो नियम 198 कहता है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य या अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के पास ला सकती है, यह कहा गया। तो मतलब क्या है, ये सदन का कार्यवाही है, न कि संविधान में इसका विशेष उल्लेख किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में कम से कम 6 मास का अंतर होना चाहिए। नहीं सर, एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया तो 1 साल तक आप नहीं ला सकते, 1 साल का पूरा अंतर होता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हम इसे कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल नहीं सर। आप 50 कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उसको 50 समर्थन होना चाहिए, 50 बताया गया है। बाकी अविश्वास प्रस्ताव रखने स्पीकर सामने रखने से पहले 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, न कि 100 की बात किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल सही, लोकसभा, क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, सरकार है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। तो यहां पर जो लाया जा सकता है 1 और 4 सही है, आंसर डी आएगा, 1 और 4 सही है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय संसद की शक्ति पर प्रतिबंध के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें। संसद में अधिकतर महत्वपूर्ण कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून को यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। पहला चीज, संसद के अधिकतर महत्वपूर्ण कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो पहला गलत है। केवल आर्टिकल 110 के तहत बोला धन विधेयक है और कुछ ऐसे ही विधेयक है जिसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, अन्यथा नहीं। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानून को यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकते, बिल्कुल। आर्टिकल 13 में उनको ब्रह्मास्त्र मिला है, सर्वोच्च न्यायालय उसको ये बिल्कुल निरस्त कर सकती है, बिल्कुल सही है। नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार भी संसद की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं, बिल्कुल अंकुश लगाते हैं। तो 2, 3, 4 अर्थात डी सही आएगा, 5वें का आंसर। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उपरोक्त कथनों में से आपको सही बताना है। तो पहले है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। राज्य का जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, वहां पर उसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, नो डाउट। राज्यपाल सदैव केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में करता, सदैव नहीं करता, उनका स्वविवेकी शक्ति है, तो ये वाला भी कट हो जाता। राज्यपाल द्वारा
हमारा राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल। जिस प्रकार संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार हमारे राज्यों में भी जो मेन अंग होता है, राज्यपाल भी होता है। विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राज्यपाल को भी समाहित किया जाता है, तो अभिन्न अंग है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल नहीं करता, ये राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल का अधिकार नहीं है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब ए सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? समानता के अधिकार का, नीति निर्देशक सिद्धांतों का, स्वतंत्रता के अधिकार का, या कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का? नो डाउट ये समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक के पास ज्यादा हो जाएगा, एक के पास कम, तो समानता नहीं रह जाएगी। यहां पर आपको क्वेश्चंस दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संसद के सदस्य, संघीय मंत्री और शपथ एवं प्रतिज्ञान में सूचना की गोपनीयता, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, और संविधान और विधियों का मर्यादा बनाए रखना। तो यहाँ पर पहले का जो है भारत का राष्ट्रपति, तो ये आ जाएगा संविधान और विधियों को मर्यादा को बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना। संसद सदस्य को बोला गया है कि श्रद्धा पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करो। और संघीय मंत्री, आपको मालूम है, सूचना और गोपनीयता बनाने के कर्तव्य है, जो भी काम होगा सूचना और गोपनीयता बना के रखेंगे। इस प्रकार 8वें का आंसर ए आएगा 4 3 2 1। 8वें का आंसर ए 4 3 2 1 आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई थी? पंजाब को जम्मू और तथा कश्मीर की भांति अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहां तक उपयुक्त है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता और प्रशासनिक सुधार, इनमें से आपको बताना है। वास्तव में स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन इसी कारण हुआ था, 1976 में लाया गया था। 1976 में लाया गया था। इनको ये काम सौंपा गया था, उस समय रक्षा मंत्री थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में, संविधान की समीक्षा करना। वास्तव में ये बी आंसर आएगा। भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहां तक उपयुक्त है, या संविधान की समीक्षा करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और इन्हीं की अनुशंसा पर मैं आपको बता देता हूं, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 51A में, इन्हीं की अनुशंसा पर ही जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य को। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान में नहीं दिए गए हैं? आपातकाल में राष्ट्रपति कोई भी मौलिक अधिकार स्थगित कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। राज्य के अधिकार है कि इस बार संसद द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाए गए कानून में राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए स्वैच्छित कर सकता है। निम्न कूट की सहायता से उत्तर बताएं। पहले ध्यान से पढ़ लिया करेंगे कि निम्न से कौन सिद्धांत संविधान में नहीं दिए गए। यहाँ पर पूछा निगेटिव, नहीं दिए गए। तो आपातकाल में राष्ट्रपति कोई भी मौलिक अधिकार स्थगित कर सकता है, नहीं कर सकता। 20-21 तो कर ही नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो ये 1 और 2 ये संविधान में नहीं दिए गए, बाकी 3 और 4 सही है। तो आंसर 1 2 आएगा, मतलब ए आंसर आएगा। यहां पर अपने को देखना है, निम्न कथनों पर विचार करें। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के उत्तरदायित्व निभाता है, तो उसे वही वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अभिप्राय है समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद को बुलाता तथा स्थगित करता है, तथा लोकसभा को भी भंग करते हैं। लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध पास किया गया अविश्वास प्रस्ताव समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध मत माना गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। वैसे अगर आपको बता दिया जाए तो ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, ये भी सही और ये भी सही, चारों सही हो जाएंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को उत्तरदायित्व निभाता तो वही वेतन और भत्ते भी प्राप्त करता जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र का अभिप्राय समस्त मंत्रिमंडल, कहते हैं ना प्रधानमंत्री एक ऐसा जहाज है जो अब अपना डूबा तो सबको लेकर डूबा, ये कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद को बुलाता, स्थगित करता और लोकसभा को भंग करता। बिल्कुल राष्ट्रपति जो है
प्रधानमंत्री के सहारे पर ही वास्तव में काम करता है। वास्तविक कार्यपालिका यही है। लोकसभा में किसी भी एक मंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या विरुद्ध पास किया गया अविश्वास प्रस्ताव समस्त मंत्रिमंडल विरुद्ध मत माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर सी आएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में नहीं कथनों पर विचार कीजिए। माने बारे में नहीं कथनों पर विचार कीजिए, माने कथनों पर है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है होना था। नहीं नहीं सही होना था यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर होना था सही। भारत के महान्यायाधीश पर सही कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। उसे उसके पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता, बिल्कुल सही है। उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे गहरे गहरे को तो बना नहीं देंगे। वह संसद दोनों सदनों में एक सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई भी बोला नहीं गया। उसे उसके पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये भी नहीं बोला गया। माने 1 और 2, ए आंसर सही आएगा। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर है जोड़ी बनाने के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अदालत, संघ लोक सेवा आयोग, इनका आपको जोड़ा बनाना है कि कौन सा जोड़ा आपको है। जोड़ा बनाते समय जो आपको याद आए उसको बनाते जाइए तो फटाफट बनता जाएगा। जैसे आप लोगों को अच्छे तरह से वित्त आयोग क्या है, 280 है, आर्टिकल 280 है। और संघ लोक सेवा आयोग का होता है ये होता है 315 होता है। अगर पता चल जाए कि बी का 2, देखो बी का 2 इसमें दिया गया है, और डी का 1, बी का 2 और डी का 1, तो बी का 2 और डी का 1 ये वाला मिल जाता है आपको। इस ढंग से आप चुनेंगे तो आसानी से हो जाएगी आपको। अंतर्राज्यीय परिषद 3 आ जाएगा, मतलब ये आर्टिकल 263 में है। और प्रशासनिक अदालतें आ जाएगा 4, आर्टिकल 200, ये आ जाएगा सी का आ जाएगा 4, आर्टिकल 323 ए आ जाएगा। इस प्रकार ये आसानी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें आएगा, मौलिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल है। नीति निर्देशक को तो नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों कर सकती है। यहाँ पर आर्टिकल 32 जो दिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जो लगाया जाता है न्यायिक संप्रेषण उसमें किया जाता है। आर्टिकल 126 में जो आता है वो आएगा हाई कोर्ट के लिए आता है। मौलिक अधिकारों में केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार ही स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसके अन्यथा नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो, चाहे आपका उत्प्रेक्षा रिट हो, चाहे परमादेश हो, ठीक है। यहाँ पर ये जितने रिट है ये सब राज्यों के खिलाफ ही लागू किए जाते हैं। मौलिक अधिकार का संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। संशोधित हाँ, मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। विशेष बोला जाए तो मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं, संशोधन होता रहता है। आपने बहुत बार देखा मौलिक अधिकार हमारा 6 वाला लैप्स कर दिया गया था। जो आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है उसको आखिर लैप्स ही किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पर 1 2 3 सही होगा, मतलब आर्टिकल सॉरी आंसर ए आएगा। 14 का आंसर आपका ए आ जाएगा। 1 2 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है परंतु उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भाग तो है परंतु उसकी बैठक में भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है अतः उसकी बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति केवल आपातकालीन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकता है। हमको क्या छांटना है, तो कौन सा कथन सही है? तो आंसर सी ही आएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है अतः उसे उसकी बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, शून्यकाल से हमारा अभिप्राय क्या है? 1 घंटे की उस अवधि से जिसमें
वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्नकाल के उपरांत के उस घंटे से जिसमें सदस्य सार्वजनिक महत्व के विभिन्न विषयों को आवाज उठाते हैं, उस समय से जिसमें केवल निजी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, सदन में दो अधिवेशनों के बीच में होने वाले विश्वास काल विश्राम काल। सही आंसर बी आएगा, प्रश्नकाल के उपरांत के उस घंटे से जिसमें सदस्य सार्वजनिक महत्व के विभिन्न विषयों पर आवाज उठाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्यपाल कि निम्न स्वविवेकी शक्ति में से कौन सा गलत है। इसमें गलत कथन हमको छांटना है। अभी राज्यपाल का बड़ा विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख के जाएंगे। वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित कर रख सकता है, हमें गलत छांटना ना यहाँ पर। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत का समर्थन खो देती है तो वह विधानसभा को भंग कर सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सही है, यह भी सही है। वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। वह यदि मंत्रिपरिषद सदन बहुमत का समर्थन खो देती तो विधानसभा भंग कर सकता है। ये तीनों सही है, माने आंसर डी आएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई गलत इसमें नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया है, निम्न प्रश्नों को विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन सुलझाने में अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को है, राज्य विधानसभाओं को, राष्ट्रपति को है। देखो, राष्ट्रपति तो ये सब काम करता नहीं है, जो भी काम करेगा लोकसभा और राज्यसभा करेगा। माने यहाँ पर संविधान में संशोधन अगर सुलझाने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा करेगा, राज्य विधानसभाओं को ये अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि पूरा काम इन्हीं लोग करते हैं, मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करता है। तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा, यहाँ पर आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। केशवानंद भारती केस, सुजान सिंह केस, गोलकनाथ केस। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर सी आएगा, गोलकनाथ केस। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तीव्र गति वाली अदालतें, जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित निम्न प्रश्नों पर विचार करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, जल्दी निर्णय करता है। इन अदालतों को स्थापित करने की सिफारिश 11वें वित्त आयोग ने की थी। इन अदालतें 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने सेशन मुकदमों की सुनवाई करती है। ये अदालतें उन कैदियों को मुकदमों की सुनवाई करती है जो जेल में बंद है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 3 2 3, केवल 1 1 2 3। सही आंसर 20 का तीनों सही है। इसमें इन अदालतों को स्थापित करने की सिफारिश 11वें वित्त आयोग ने की थी, बिल्कुल सही है। ये अदालतें 2 वर्ष से उससे अधिक पुराने सेशन मुकदमों की सुनवाई करती है, ये भी सही है। और लास्ट में यह अदालतें उन कैदियों के मुकदमों की सुनवाई करती हैं जो जेल में बंद है, यही सही है। इसका काम है जल्दी से जल्दी निपटारा हो। वैसे भी बहुत सारे 22 लाख पेंडिंग है पूरा केसेस है, और इसी के कारण इनका गठन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। माने राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। अब यहाँ पर चीज आता है, वह स्वयं प्रत्याशी तो प्रत्याशी है तो वोट डालने का अधिकार ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्याशी है तो भी आप वोट डाल सकते हो, है ना। यहाँ पर कोई, लेकिन बस यह है कि आप या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, पहला चीज है। अब इसमें बात किया तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो विधानसभा का सदस्य हो गई तभी मुख्यमंत्री बना रहा होगा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना सही, सो बिल्कुल सही कर सकता है। निचले विधानमंडल में वह राज्य विधान उच्च सदन में माने विधान परिषद को राष्ट्रपति में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो विधानसभा का सदस्य है, विधायक है, तो वोट डाल सकता है। लेकिन वह वो विधायक उच्च सदन का है अथवा विधान परिषद का है तो वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, विधान परिषद सदस्य वोट नहीं डालते। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।